बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आज फिर से 3.5% ऊपर है, 2677 के आसपास का स्तर है। दूसरा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज 4.5% ऊपर, 12,881 का स्तर है। दोनों ही स्टॉक चार्ट्स पे कैसे लगते हैं आपको? तो देखिए डिक्सन में तो अभी भी वेट करेंगे क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है यहाँ पर। कल हमने बड़ी गिरावट देखी थी तो आज एक बाउंस बैक भी देखने को मिला है। मेरा समझना है कि यहाँ पर तब तक खरीदारी ना करें जब तक 14,300 के नीचे 14,300 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, तब तक इस 7 रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। तो इसको तो अवॉइड ही करना है। बीएससी में देखिए सही है कि स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो 2700 से लेकर 2750 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो अगर 2750 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आपको 2574 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। सूजलॉन के चार्ट्स को भी देखिएगा, 2-3 दिन से मोमेंटम अच्छा है। एक हफ्ते अगर पिछले हम देखें तो कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा उभरता है, फिर फिजल आउट होता है। इन लेवल्स के आसपास खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? देखिए अभी भी वेट करेंगे क्योंकि 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक बेस बनाने की 50 रुपए के आसपास कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी ध्यान रखिए स्टॉक अपने 10 या 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 54 के नीचे ट्रेड करेगा तब तक खरीदारी नहीं करनी है। अगर 54 के ऊपर निकलेगा तो 51 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 60 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। अविनाश सर, अगर हम इस पूरे साल में देखें 2025 में, तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसने इट हैज बीन ब्रॉडली अंडर परफॉर्मिंग। आई थिंक द वर्स्ट हिट इंडेक्स इज द रियल एस्टेट रियलिटी इंडेक्स। क्या लगता है आपको 2026 का साल रियल एस्टेट के लिए अच्छा हो सकता है? देखिए मेरे ख्याल से अगर हम रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो जो मेट्रोज है जैसे कि बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, मेरे ख्याल से जो बड़े मेट्रोज है वहां पे तो प्राइसेस बिल्कुल घटे नहीं है। इन्वेंट्रीज भी काफी अच्छी तरह से बिल्ड हो रही है और जो बड़े प्लेयर्स है जैसे लोडा हो गया, उसके बाद मेरे ख्याल से दिल्ली में अनंतराज है, कहाँ पे हमने कोई स्लो डाउन की बातें सुनी नहीं है। और दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट कट की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है, अगर इंटरेस्ट कट गिरता है तो रियल एस्टेट सेक्टर में लीवरेज ज्यादा होता है, तो इसका बेनिफिट तो इनको डेफिनेटली आने वाले साल में मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से देखिए यू आर टू बी सिलेक्टिव। मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स है जैसे बैंगलोर में प्रेस्टीज ग्रुप है, उसके बाद बॉम्बे में ओबेरॉय रियल्टी है, गिने चुने कंपनीज अच्छा काम करेंगे। और आउट परफॉर्मेंस तो ऐसा है कि देखिए जब ट्रेंड बदलता है तभी सारे शेयर्स छोटे हो या बड़े हो इसमें आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं थोड़े से वैल्यूएशंस भी खींचे हुए थे, थोड़े से फेयर टू एक्सपेंसिव थे। तो हमारा मानना है कि देखिए अगर आपको नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना है, 12-15 महीने का व्यू लेके, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली बड़े प्लेयर जैसे ओबेरॉय रियल्टी हो गया, उसके बाद दिल्ली में अनंतराज हो गया, यहाँ पे डेफिनेटली एक छोटा निवेश जरूर बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर्स अच्छे आएंगे। अक्टूबर टू मार्च में सबसे ज्यादा सेल्स होती है और इसका इफेक्ट एक बार नंबर्स में आने के बाद आपको डेफिनेटली शेयर के प्राइस में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। तो हमारा व्यू लॉन्ग टर्म में कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये सेक्टर रेंज बाउंड रहेगा। माना सर, केन्स के जो एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, इसमें क्या करना है? इसको छोड़ देना है या फिर ये बाउंस बैक प्ले करना है? देखिए जगह तो सही है जहां से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट के बाद 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। बट फिर भी थोड़ा वेट करेंगे। अगर 4600 के ऊपर निकलेगा तो ही बाउंस बैक के लिए प्ले करना, उससे पहले बाउंस बैक के लिए प्ले नहीं करना है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है, अगर 3-4 दिनों में आपने कोई लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसको होल्ड करेंगे 3700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दो और स्टॉक्स मानस सर, एक अदानी एंटरप्राइजेस जो आज करीबन 2% ऊपर है, 2248 का स्तर देखने को मिल रहा है। अदानी पोर्ट्स काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रहा और एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव भी देखने को मिला। दोनों ही स्टॉक्स में से इस समय क्या नजरिया होना चाहिए? खरीदना है तो कौन सा बेहतर रहेगा? तो देखिए अदानी इंटरप्राइजेस में अभी वेट करना बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अभी 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी नहीं करेंगे। अगर खरीदारी करनी है तो पोर्ट्स पे करनी है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मेरे ख्याल से स्टॉक ने 1300 रुपए से हाई टॉप से हाई बॉटम बनाया है और जब करेक्शन देखने को मिलता है तो 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है। 3 दिन पहले करेक्शन के बाद 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने और आज 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, तो पॉजिटिव तो है। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रेड लेना हो तो 1475 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, जहां आप इस उम्मीद में ट्रेड ले सकते हैं कि जो रीसेंट हाई था 1540 का, उसको ब्रेक करके 1565 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा।
अविनाश सर, इंडिगो पे आपका क्या नज़रिया बन रहा है? अब इंडिगो में जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने Q3 की गाइडेंस को भी कट किया है। उसके बाद इकरा की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने मेजर फाइनेंशियल हिट की बात की है, रेपुटेशन डैमेज की बात की है। और रेपुटेशन डैमेज तो है ही है, लेकिन डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या लगता है जो Q3 के लॉसेस है वो कितने हो सकते हैं? और लॉन्ग टर्म में अगर कोई निवेश करना चाहे तो ये एक बेस्ट लेवल हो सकता है फॉर एंट्री? देखिए, पहली बात तो तीसरी तिमाही के जो नंबर आने वाले हैं, अभी सारे लोगों को मार्केट में पता है कि कंपनी घाटा ही रिकॉर्ड करेगी। पिछले तीसरे तिमाही में कंपनी ने करीबन 2400 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि तीसरी तिमाही जो नॉर्मली एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर माना जाता है, हॉलिडे क्वार्टर और सीजन का सबसे बड़ा क्वार्टर, वो अभी इनके लिए लॉस में कन्वर्ट होगा। और मुझे लगता है कि देखिए, जो विंटर सेशन के लिए, जो विंटर सीजन के लिए जो 10% उनका कटाई हो गई है, उसका भी असर आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो शेयर का चलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को भी अंदाजा लगा है कि मार्च 26 के नंबर्स खराब आएंगे। बट अगर हम लॉन्गर टर्म का पिक्चर देखें तो एविएशन मार्केट में इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर है, 50% मार्केट शेयर एंजॉय करता है, सबसे ज्यादा प्लेन्स इनके हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल का है तो ये एक अच्छा बेहतरीन मौका है कि अच्छी कंपनी आपको अच्छे भाव पे मिले, क्योंकि जब भी कोई क्राइसिस होती है गीतू जी, तभी आपको एक अच्छा शेयर निचले भाव पे मिलता है। और आपको ऐसे मौके पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करने को यूज करने चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा, बट अगर आपका नजरिया 12-18 महीने का है तो आउट परफॉर्मेंस जरूर मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से कोई खरीदता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि डाउनवर्ड ट्रेंड ही रहेगा। बट लॉन्गर टर्म के लिए अगर थोड़ा और भी गिरता है नीचे तो खरीदने के मौके समझने चाहिए। पिछले 2 दिनों से हम मेटल्स में भी काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन देख रहे हैं और वेदांता ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मानस सर, वेदांता ऑन चार्ट्स और कितना स्टीम बचा है और यहाँ से कहाँ जा सकता है? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्योंकि स्टॉक ने 10 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, एक ट्रेडिंग कॉल बनता है। स्टॉप लॉस आपको 518 रुपए के नीचे लगाना है, 550 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म की बात करें, आने वाले 6 से 12 महीने की बात करें, काफी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट करीब 675 के आसपास के आते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब करीब 150 रुपए की तेजी आपको 6 से 12 महीने में देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक ऐसा है जो हर गिरावट पे खरीदारी इसमें करनी चाहिए, और 460 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और हिंदुस्तान कॉपर एंड हिंदुस्तान जिंक, कॉपर में तेजी का एक हमने इम्पैक्ट हिंदुस्तान कॉपर पे देखा था, सिल्वर की तेजी का इम्पैक्ट हम हिंदुस्तान जिंक पे देख रहे हैं, दोनों ही स्टॉक्स। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर में एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हो रहा है। तो मेरा समझना है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है। एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, 339 के स्टॉप लॉस से 385 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हिंदुस्तान कॉपर में। हिंद जिंक की जहां तक बात है कि हिंद जिंक में 2-3 दिनों में हमने रैली देखी है, तो अब यहाँ पर खरीदारी ना करें। अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 504 रुपए के नीचे लगाना है, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। अविनाश सर, सिल्वर एट ऑल टाइम हाई, बड़ी दौड़ लगाई है और तेज दौड़ लगाई है। सिल्वर ETF में बहुत पैसा लोगों ने कमाया है, अब क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सिल्वर का डिमांड मुझे लगता है कि आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी सिल्वर की काफी स्ट्रांग है और सिल्वर का कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई काफी कम है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जिनके पास सिल्वर ETF है वो अभी भी पोजीशंस होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी ना करे, क्योंकि अभी शेयर सिल्वर का प्राइस काफी भाग चुका है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि अभी भी जो प्राइस आपको हिंदुस्तान जिंक में दिख रहा है, हिंदुस्तान जिंक इंडिया का सबसे बड़ा सिल्वर का प्रोड्यूसर है। चांदी की कीमतें बढ़ती है तो इनके लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके EBITDA पे आज जरूर आएगा। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में अगर कोई चाहे तो कोई गिरावट अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी आती है तो यहाँ पे खरीदने के मौके समझने चाहिए। बट सिल्वर डेफिनेटली आने वाले 3-4 महीने के लिए अभी भी अप ट्रेंड ही दिख रहा है, इसमें कोई इमीडिएट कोई पैनिक सेल ऑफ दिखने का सिग्नल मिला। मानस सर, श्रीराम फाइनेंस ऑन चार्ट्स आज भी 1% ऊपर है, 845 के आसपास का स्तर। देखिए, श्रीराम फाइनेंस में कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछले 3 हफ्ते से देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है, और स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। अगर आप देखें तो 810 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक ब्रेकआउट का इंतजार है। जब भी स्टॉक 860 के ऊपर निकलेगा तो मेरा समझना है कि 930 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। तो खरीदारी 860 रुपए के ऊपर करेंगे, उस केस में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, जो कि इस टाइम पे 830 है, और 930 रुपए की टारगेट आप सेट कर सकते हैं।
अविनाश सर, ये बताइएगा जो जो हमारी न्यू एज कंपनीज है, ओला इलेक्ट्रिक उसमें शामिल थी और उसकी लिस्टिंग के बाद उसने शेयर होल्डर्स को इनफैक्ट डिसअपॉइंट ही किया है और ऑल टाइम लो के आसपास इस समय खड़ा है। क्या ये ओला की स्टोरी इज डन विद, खत्म हो चुकी है, या फिर आपको लगता है कि इट कैन बाउंस बैक? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ओला की स्टोरी बाउंस बैक होगी नहीं होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन देखिए हर एक जो प्रमोटर होता है वो अपने कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलता है। ओला के जो प्रमोटर है वो ऑलवेज बड़े बड़े नैरेटिव देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबर्स में अभी तक उसकी कोई झलक दिखी नहीं। तो मैं कहूंगा कि देखिए मार्केट नंबर्स को रिस्पेक्ट करता है, डेटा को रिस्पेक्ट करता है। तो जब तक नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती, तब तक री रेटिंग इमीडिएटली नहीं होगी। और दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल कंपनियां है उनके पास बहुत सारा कैश है, उनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है, तो ये स्पेस में अभी कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। तो मैं यही कहूंगा कि जो निवेशक फ्रेश खरीदना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम वेट करिए, दिसंबर क्वार्टर आने दीजिए, और जो ऑलरेडी अटके हुए हैं मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर्स का इंतजार करें, क्योंकि अगर 1-2 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आता नहीं है गीतू जी, तो शेयर में और थोड़ी पिटाई आने की पॉसिबिलिटी। इसी पे बात करते हैं एथर एनर्जीज। एथर को काफ़ी अच्छा एक मतलब सपोर्ट मिला है बिकॉज ऑफ द ओला इलेक्ट्रिक बिंग एट ऑल टाइम लो। तो एथर ऑन चार्ट्स, मानस सर, कैसा लगता है आपको? देखिए एथर अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो अच्छा लगता है। ये सही कि शॉर्ट टर्म में हमने कुछ वीकनेस देखी है, 10-22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट वीकली चार्ट ठीक लगते हैं। यहाँ पर कंसोलिडेशन है और जब भी स्टॉक 725 के ऊपर निकलेगा तो 900 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो मीडियम टर्म आउटलुक है